चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है फर्स्ट टॉपिक मटेरियल। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो इस टॉपिक में हमारी क्या क्या कवरेज होगी। ठीक है, इस टॉपिक में जो हमारी कवरेज है, ओके, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल, मतलब रीऑर्डर लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एटसेट्रा, ये सारे। और फिर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर। इसमें सारे मेथड आ जाएंगे, लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। और उसके बाद होगा कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ओके, चल ठीक है बेटा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। एक तो ये बात ध्यान रखना, हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। मटेरियल हेयर मीन्स रॉ मटेरियल, इनपुट, नॉट फिनिश गुड्स। जैसे हम चेयर बना रहे हैं तो वुड, शर्ट बना रहे हैं तो क्लोथ, पेन बना रहे हैं तो प्लास्टिक, मोबाइल बना रहे हैं तो स्क्रीन, ये सारी चीजें। व्हीकल्स बना रहे हैं तो हम इंजन। तो इनपुट की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की। तो मटेरियल हेयर कवरेज मीन्स रॉ मटेरियल। ठीक है, अब आता है ईओक्यू। ओके, इसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट, देखो इसको जरा समझो। जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, हम रॉ मटेरियल बनाते नहीं है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या होता है? परचेज कौन करता है कंपनी में? परचेज डिपार्टमेंट। और स्टोर डिपार्टमेंट उसको रखता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंज्यूम करने के लिए देता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करता है स्टोर से कितना मटेरियल चाहिए। स्टोर डिपार्टमेंट अपने स्टॉक को मद्देनजर रखते हुए कि मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना मेंटेन करूंगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है कि इतना मटेरियल खरीदो। फिर परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, अब ये एक पीरियड की बात करते हैं कि साल भर में। अब साल भर में मान लो उनको 1,20,000 खरीदना है। ठीक है, लेट से 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है साल भर में। तो अगर मुझे 1,20,000 किलोग्राम खरीदना है साल भर में, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट कम से कम आए या ज्यादा से ज्यादा आए। हमारा मेन पर्पस कॉस्टिंग का यही है कि भाई टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और पर्पस है मिनिमम आनी चाहिए कॉस्ट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो हमारा पर्पस है कॉस्ट को कम करना। राइट, तो अब क्या सारा ऑर्डर में एक साथ दे दूं? भाई मुझे साल भर की रिक्वायरमेंट है 1,20,000, है ना, घर में साल भर में आटा चाहिए। साल भर की रिक्वायरमेंट का क्या मैं आटा एक साथ मंगा लूंगा? नहीं। क्यों सर? अरे भाई अगर एक साथ मंगा लोगे तो लाने का खर्चा तो कम होगा, बट रखोगे कहां पर उसको, है ना। और फिर इतना सारा मंगा लोगे तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, साल के अंत में हो सकता है खराब भी हो जाए। तो आप धीरे धीरे करके मंगाओगे। तो हमारा पर्पज है, अगर धीरे धीरे करके मंगाओगे तो मंगाने का खर्चा बढ़ेगा, रखने का खर्चा कम हो जाएगा। तो हम ऐसा मंगाना चाहते हैं ताकि ये जो कॉस्ट है मंगाने की और रखने की, ये हमारी कम से कम आए। राइट, तो जिस लेवल पर हम आके डिसाइड करते हैं उस लेवल को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें यह डिसाइड करना है कि एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर दें ताकि टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम रहे। राइट, इसका मीनिंग क्या, पहले वो लिख लेते हैं हम। इसका मीनिंग यह है, हाउ मच क्वांटिटी, इसका मतलब यह है हाउ मच क्वांटिटी should be
हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्लेस्ड एट ए टाइम, एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें, ठीक है, सो दैट टोटल कॉस्ट टू बी मिनिमाइज्ड, टोटल कॉस्ट टू बी मिनिमाइज्ड, हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो, कम से कम, ये हमारा पर्पस है। आप ध्यान से सुनो, टोटल कॉस्ट का मतलब मेरे पास क्या होगा, देखो यहां पर टोटल कॉस्ट, ओके, में क्या क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, टोटल कॉस्ट में तीन एलिमेंट आएंगे हमारा, क्या क्या भाई, हमारा पर्पस है टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, पहला परचेज कॉस्ट, पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड तीसरा स्टोरेज कॉस्ट, तीसरा स्टोरेज कॉस्ट, इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तीन टाइप की हमारे पास कॉस्ट होती हैं, ये टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होनी चाहिए। अच्छा, परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा, परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जितनी क्वांटिटी खरीदनी है जिस रेट से, सिंपल सी बात है सर, है ना, क्वांटिटी टू बी परचेज, क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट, राइट। जितना माल खरीदोगे, मान लो मुझे 1,20,000 यूनिट खरीदने हैं, ठीक है, और रेट है हमारा 10 रुपए पर केजी, तो इसका वाला 12 लाख रुपए मेरी कॉस्ट हो गई। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान से समझो जरा, ये टोटल कॉस्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑर्डर देने में जो खर्चा होता है, ऑर्डर देने में कौन सा खर्चा होगा, राइट भाई, ऑर्डर देने में जो खर्चा होता है, ऑर्डर देने में जो खर्चा होता है, ऑर्डर देने में जो खर्चा होगा वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है मान लो, तो हम दुकान पे जाते हैं और खरीद के ले आते हैं। तो ये पता कब होता है, जब हम छोटे हैं, मतलब मुझे, मेरी छोटी सी दुकान है, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो वुड चाहिए चेयर बनाने में, तो दुकान पे गया, लकड़ी खरीद के ले आ। पर अगर मैं बहुत बड़ा हूं, ठीक है, तो छोटा आदमी मेरे पास आएगा, मैं छोटे के पास नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मेरी कंपनी अगर बहुत बड़ी है, तो मुझे अगर वुड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑफिस है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास एक ऑफिस है, इस ऑफिस में, ठीक है, मिस्टर रामलाल काम करते हैं, ये परचेज मैनेजर हैं, ये क्या करेंगे, अखबार में ऐड देंगे कि भाई हमें वुड चाहिए, जो जो पार्टी वुड सप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, अपने अपने प्राइस हमारे को कोट करें, यानी टेंडर इनवाइट करेंगे, कोटेशन मंगवाएंगे, और फिर सेलेक्ट करेंगे कि सप्लायर ने सबसे कम रेट, अच्छी क्वालिटी का कोट करा, हम उसको ऑर्डर दे देंगे, राइट भाई। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ ना ऑर्डर देने में, मैंने डॉक्यूमेंटेशन करा, अखबार में ऐड दिया, क्लियर बात भाई। अच्छा, फिर मैंने मेल करी, तो मेल का भी खर्चा होता है। ऐसे मत समझना मेल फ्री में होती है, नहीं, मेल करने में आपको डोमेन किराए पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो जगह किराए पे लेते हो, मतलब एक तरह से कमर्शियल मेल का खर्चा आता है, तो मेल करने में जो खर्चा आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ रहा है, राइट भाई, वो खर्चा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, कौन सा खर्चा आया, डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। अब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सप्लायर ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, सप्लायर ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, मेरी फैक्ट्री में आ गया। कैसे आया होगा माल, रास्ते में व्हीकल से आया होगा, गाड़ियों से, तो रास्ते का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, नहीं, एक तो हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हुआ, राइट, पोस्टेज का खर्चा हुआ, टेलीग्राम का खर्चा हुआ,
सप्लायर ने माल मेरी फैक्ट्री में जो भेजा वो ट्रक के थ्रू भेजा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अब क्या फैक्ट्री में आकर मैंने रख लिया? नहीं, पहले चेक किया, इंस्पेक्ट किया कि क्या वो माल हमारे पास सही आया नहीं आया है। पहले इंस्पेक्शन किया, फिर हमने उसको चेक करके रखा। तो ये सारे खर्चे हमारे कौन से होंगे? ऑर्डरिंग। कौन कौन से आए यहां पर? पहले डॉक्यूमेंटेशन का, पोस्टेज का, टेलीग्राम का, फिर किसका? ईमेल का खर्चा, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का, फिर इंस्पेक्शन का। तो ये सारे खर्चे किसमें आ गए? ऑर्डर देने में। ये सारे खर्चे किसमें आ गए? ऑर्डर देने में, राइट भाई। तो कौन कौन से खर्चे हुए? डॉक्यूमेंटेशन, ये कौन से खर्चे हुए? डॉक्यूमेंटेशन, है ना। पोस्टेज, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, भाई हमारा अकाउंटेंट, हमारा ऑफिशियल वर्कर डॉक्यूमेंट करेगा, ईमेल करेगा, पोस्ट करेगा, उनको टेंडर कोट करेगा, है ना, तो उसका खर्चा। अब रॉ मटेरियल सप्लायर से मेरी फैक्ट्री तक आएगा, आने का खर्चा, ट्रैवलिंग का, तो ये सारे ऑर्डरिंग में आते हैं। फिर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो इंस्पेक्शन का, राइट। ये सारे खर्चे किस में आ जाएंगे? हमारे ऑर्डरिंग में। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? अब हाउ टू कैलकुलेट? सर सिंपल सी बात है, एक ऑर्डर देने में, अच्छा क्या ये कॉस्ट फिक्स्ड है? नहीं, जब जब मंगाओगे तब तब खर्चा होगा। अच्छा एक मिनट इसमें और, जब माल फैक्ट्री में आया तो उतारा, अनलोडिंग का भी, राइट भाई, उतारने का भी तो खर्चा होगा, ठीक है, रखने का, होल्डिंग कह सकते हो, तो वो बेसिकली इसमें आ जाएगा। खैर अब हाउ टू कैलकुलेट? क्या ये खर्चे फिक्स्ड हैं? क्या ट्रांसपोर्टेशन का बस एक साल में मैं एक बार कर दूं? नहीं, जब जब मंगाओगे तब तब ट्रॉली का खर्चा आएगा, जब जब मंगाओगे तब तक कोटेशन इनवाइट करनी पड़ेगी, जब जब मंगाओगे तब तक इंस्पेक्शन का खर्चा होगा, है ना। इसका मतलब जितनी ज्यादा बार मैं मंगाऊंगा उतनी ज्यादा बार खर्चा होगा। यानी ये खर्चा क्या है? फिक्स्ड है? नहीं सर, ये है वेरी विद द नंबर ऑफ ऑर्डर, वेरी विद द नंबर ऑफ ऑर्डर, फिक्स नहीं है ना। जितने ज्यादा बार मंगाऊंगा उतनी ज्यादा बार खर्चा आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक ऑर्डर का 100, दो ऑर्डर का 200, तीन ऑर्डर का 300, यही तो, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। आप बताओ जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालोगे? मैं कहता हूं मान लो मेरी रिक्वायरमेंट साल भर में 1,20,000 किलोग्राम की है, मैं साल भर में 1,20,000 किलोग्राम मंगाऊंगा, है ना। और सपोज मैं 12 बार मंगा रहा हूं, या मैं हर बार मैं, एक मिनट, मैं हर बार कितने मंगा रहा हूं? 10,000 किलोग्राम मंगा रहा हूं एक बार में। मतलब मैंने मंगाया 10,000, फिर मंगाया 10,000, फिर मंगाया 10,000, तो 10,000 कर करके कितनी बार मंगाऊंगा ताकि 1,20,000 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? 12 बार, है ना। तो ये कैसा आया 12 बार? ये नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज। तो हम कहेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, इनटू रेट कॉस्ट पर ऑर्डर को वो कह देते हैं। चलिए अब आता है स्टोरेज कॉस्ट। समझ आ गया यहां तक? क्लियर है? रजत समझ आ गया? अब आगे ऑर्डरिंग के बाद स्टोरेज, यानी कहां पर आ गए? अब हम फैक्ट्री में। अब हम कहां पर आ गए? फैक्ट्री में आ गए, ठीक। यहां पर रखोगे, यहां पर मटेरियल को रखोगे। देखो रामलाल ने क्या करा? डॉक्यूमेंटेशन करा, सप्लायर को सिलेक्ट करा, सप्लायर ने माल भेजा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन, भेजने का खर्चा, और फिर इंस्पेक्शन का, ये तीनों आ गए ऑर्डरिंग। अब माल कहां पर आ गया? फैक्ट्री में, ठीक है। माल कहां पर आ गया? फैक्ट्री में, स्टोर में। तो जब स्टोर में आ गया तो स्टोर में कमरे का किराया, लाइट पंखा बत्ती का खर्चा, स्टोर कीपर का खर्चा, नहीं भाई। फिर जो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, आप जानते हो ना, स्टोर में क्या होता है कि कुछ मटेरियल हमेशा ब्लॉक रहता है। अच्छा जैसे मैं आपको ये कहूं कि स्कूटर है आपका, ठीक है,
उसमें पेट्रोल डलवाया आपने, क्या ये सोचते हो कि जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब दोबारा डलवाऊंगा? नहीं, जब रिजर्व पर आ जाएगा तो दोबारा डलवाओगे। यानी रिजर्व से नीचे का पेट्रोल तो गाड़ी में हमेशा ही रहेगा, है ना। तो मान लो 1 लीटर रहेगा, तो 1 लीटर क्या फ्री में आया है? 1 लीटर मान लो 100 रुपए का आता है, तो इसका मतलब 100 रुपए तो आपके हमेशा ब्लॉक हो गए? नहीं। तो इसका मतलब जो पैसा आपका ब्लॉक हो गया स्टॉक में, वो पैसा कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करते तो उस पर ब्याज आता, तो नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है। तो ध्यान रखना, पैसे का ना आना भी जाना होता है, पैसे का ना आना भी जाना। भाई पैसा नहीं आया ना, इंटरेस्ट का लॉस, तो नहीं आया तो वो मेरी कॉस्ट तो बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है बात भाई? तो ये खर्चा हमारा किस में आएगा? ये खर्चा हमारे किस में आएगा? स्टोरेज। तो स्टोरेज में कौन सा खर्चा हुआ? हाँ जी, स्टोर का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर का रेंट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लाइट पंखा बत्ती का। अब ध्यान से हम क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट लॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल? ब्लॉक्ड ऑन एवरेज स्टॉक, ब्लॉक्ड ऑन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, जरा समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्टॉक? वो स्टॉक जो हमेशा गोदाम में रहता है, वो स्टॉक जो हमेशा गोदाम में रहता है, तो उसकी कॉस्ट आपकी ब्लॉक है। वो पैसा अगर मैं कहीं और एफडी में जमा करा देता तो उस पर ब्याज आता, तो ब्याज नहीं आ रहा ना, पैसे का ना आना भी तो जाना ही हुआ। तो इनफ्लो लॉस्ट इज द कॉस्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गई बात भाई? एवरेज स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो हमेशा गोदाम में रहता है, उसकी कॉस्ट। ये ऐसे कह लो, 1 मिनट। इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है, उस पर इंटरेस्ट का लॉस। अच्छा, जो माल हमारा गोदाम में पड़ा इनपुट, उसको मैंने इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया कि जो मटेरियल गोदाम में हमेशा के लिए रहता है ऑन एन एवरेज, वो उसके पैसे मेरे ब्लॉक हो गए। वो पैसे अगर मैं कहीं एफडी में कराता तो ब्याज आता, अब वो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो पैसा ब्लॉक है। तो इंटरेस्ट का लॉस यानी पैसे का ना आना जाना ही हो गया। क्लियर है बात? दूसरा, अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने, मैं बताता हूं, स्कूटी में पेट्रोल डलवाए हुए है, ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल रिजर्व में हमेशा रहता है मान लो, ठीक है। अब 1 साल के बाद आपने मैकेनिक के पास भेजा, तो मैकेनिक ने कहा सर इसकी ना टंकी साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि टंकी में पेट्रोल में नीचे कुछ कचरा आ गया था, तो वो जो कचरा है साफ करने के लिए हमें कुछ पेट्रोल फेंकना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जब हमारे पास कुछ मटेरियल गोदाम में हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल हमारा बेकार भी हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी स्टोरेज कॉस्ट का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीसेंस, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, राइट भाई। तो स्टोरेज कॉस्ट हमारी 3 हो गई, कौन कौन सी? स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर का रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट का लॉस वर्किंग कैपिटल पर, एवरेज स्टॉक जो हमेशा ब्लॉक रहता है, ऑब्सोलीसेंस, राइट। ये कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ये हमेशा ब्लॉक रहता है, एवरेज स्टॉक का मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इतने गुड्स, इतना मटेरियल हमारा हमेशा फैक्ट्री में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इनटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, मतलब 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा मान लो 2 रुपए, तो हमेशा मान लो 100 यूनिट आते हैं, तो 1 को रखने का खर्चा 2 रुपए, 100 को रखने का खर्चा कितना? 200 रुपए।
तो ये हमारा स्टोरेज कॉस्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दी होगी। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक, अच्छा ये नोट करना, फटाफट कर लो। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, सीएस का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब आता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल, तो स्कूटर में जो रिजर्व में पेट्रोल हमेशा रहता है, यानी जितना मटेरियल हमारा स्टोर में हमेशा के लिए पड़ा रहता है, राइट भाई, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। It represents the quantity of raw material which always lie, which always remain in godown, which always remain in store. Okay? जो हमेशा गोदाम में रहता है। अब ये कैसे पता लगे, जरा ध्यान से समझो जरा। हाउ टू कैलकुलेट, देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा स्टोर लेजर है, स्टोर, ये जीरो लेवल मान के चल रहे हैं। ठीक, मान के चल रहे हैं जिस समय जीरो है हमारे पास उस समय हमने ऑर्डर दिया। वैसे हमेशा कुछ ना कुछ गोदाम में रहता है, तो जीरो से नीचे ये वाला पार्ट हमेशा गोदाम में रहेगा, ये रिजर्व वाला। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, इसके ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम स्टॉक, यानी इतना तो हमेशा गोदाम में रहेगा ही रहेगा। इसको छोड़ देते हैं अभी हम, इसको अभी इग्नोर करो आप, ये कहना चाह रहा हूं। मान के चलते हैं कि 0 यूनिट पर मैं ऑर्डर दे रहा हूं। ये बेसिकली वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जब हमें यह लगता है कि टाइम लैग नहीं है ऑर्डर देने में और रिसीव करने में। सप्लायर को मैं बोलूंगा तो वो तुरंत मुझे ऑर्डर दे देगा। ठीक है, चलो मान लो 0 पर मैंने ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर दिया मैंने 2000 यूनिट का। एक बार ऑर्डर दिया कितना यूनिट का? 2000, तो मेरे पास 2000 यूनिट आ गए, ये ऑर्डर साइज है। ठीक, अब स्टोर से मटेरियल कहां भेजोगे आप? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन वाले मांग रहे हैं 10, कम हो जाएगा, 1990 हो गया। फिर वो मांग रहे हैं 20, तो 20 भेज दो। तो जैसे जैसे वो भेजते चले जाएंगे स्टोर से प्रोडक्शन में, मटेरियल कम होता चला जाएगा, धीरे 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 करते करते 0 पर आ जाएगा। फिर मैं ऑर्डर दूंगा कितने का? 2000 का, फिर एकदम भर जाएगा। फिर मैं स्टोर से प्रोडक्शन में भेजूंगा, जितना वो मांगेंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होते 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 0 पर। जब 0 पर आ जाएगा दोबारा ऑर्डर दे दूंगा। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ में आ गई? तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि कितना मटेरियल हमेशा गोदाम में है? सर बहुत मुश्किल है, कभी 2000, कभी 1900, कभी 1800, कभी 1500, कभी 500, कभी 400। तो मैं ये मान के चलता हूं, ऐसे निकालता हूं ऑन एन एवरेज। ऐसी स्थिति में मैं मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज कितना रहेगा? सर ये निश्चित था, एक बार 0 एक बार 2000, यानी ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक।
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, यही होता है एवरेज। अब ध्यान से समझो जरा, ओपनिंग कितना है मेरे पास 0 और क्लोजिंग कितना है 2000 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 1000 हमेशा गोदाम में रहेंगे ऑन एन एवरेज। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि ओपनिंग तो 0 होगा, है ना, और क्लोजिंग क्या होगा ऑर्डर साइज। क्लोजिंग क्या होगा मेरा ऑर्डर साइज, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, क्या बना हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, यहां से कॉन्सेप्ट आ गया हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक। तो ये मेरा एक पार्ट बन गया हमेशा के लिए कि एक बार में कितने का ऑर्डर दोगे उसके आधे हमेशा गोदाम में रखे जाएंगे, राइट भाई। तो कई अकाउंटेंट ये कहते हैं सर ये अजम्पशन है, अरे भाई अजम्पशन नहीं, ये यहां से कॉन्सेप्ट निकला है। ओके चलो फटाफट, half of order size is the average stock, half of order size is the average stock। हो गया, ईओ क्यों का मतलब हो गया जहां पर हमारी ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट। एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट सपोज हमारी है 1000 यूनिट, ठीक है। साल भर में मुझे 1000 यूनिट चाहिए। परचेज प्राइस वो कहता है सपोज हमारी है 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है, ये है आपकी 1 रुपए 60 पैसे पर ऑर्डर, 1 रुपए 60 पैसे पर ऑर्डर। और स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, यह है आपकी 0.08 पैसा पर यूनिट पर एनम। मतलब एक यूनिट को रखने में एक साल में हमारा कितना खर्चा आएगा, क्लियर बात, वो है ये। एक यूनिट को एक साल तक अगर मैं रखूंगा स्टोर में तो मेरी जेब से कितना खर्चा आएगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट कराता है, हमेशा दिया हो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं इसको फर्स्ट समझाता हूं टेबल फॉर्म में, ठीक है। मैं 3 तरीके से समझाऊंगा, टेबल, ग्राफ और मैथमेटिकल। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म। देखो ऑर्डर साइज हम क्या लेके चल सकते हैं, एक बार में कितने का ऑर्डर दें, ठीक है। उसके हिसाब से आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, और फिर आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो पहले ये निकाल लो, मान लो हमने क्या कहा है, एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट है मेरी 1000 की, एक साल में मेरी रिक्वायरमेंट है बेटा 1000 की, मैंने 1000 यूनिट में साल भर में कंज्यूम करूंगा, ठीक है।
तो हो सकता है मैं सारा ऑर्डर एक बार दे दूं, एक ऑर्डर दूंगा, है ना। अच्छा, अगर मैं दो ऑर्डर दूं, मतलब दो बार ऑर्डर दूं, तो हर बार कितने का ऑर्डर दूंगा? 500 का, है ना। तीन ऑर्डर दूं, नहीं, डेसिमल में आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। चार ऑर्डर दें, साल भर में चार ऑर्डर दें 1000 के लिए, तो हर बार कितने का ऑर्डर दोगे? 250 के चार ऑर्डर दोगे, ठीक है। अच्छा, 5 ऑर्डर दें तो 200 के, है ना। 6 नहीं लेते, 7 नहीं लेते, 8 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में नहीं आए, ठीक है। तो 1000 के लिए अगर मैं 8 बार ऑर्डर दूंगा तो हर बार कितने का दूंगा? 125 का। अच्छा, 10 ऑर्डर देंगे तो 100 के, समझ में आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? एक ऑर्डर में कितना खर्चा है? 1 रुपए 60 पैसे। एक ऑर्डर में कितना खर्चा है? 1 रुपए 60 पैसे, ठीक है। तो 1 रुपए 60 पैसे एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, है ना। 1 रुपए 60 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रुपए 60 पैसे इंटू 4, कितना हो गया? 1 रुपए 60 पैसे इंटू 5, 1 रुपए 60 पैसे इंटू 8, कितना हुआ? कर, 12 रुपए 80 पैसे। 1 रुपए 60 पैसे इंटू 10, 16 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसको कहता हूं ए, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं ए इंटू 1 रुपए 60 पैसे, ये भी समझ आ गया। अच्छा, अब आ जाओ एवरेज स्टॉक। अब आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्टॉक। क्या होता है एवरेज स्टॉक? यानी जो हर बार गोदाम में रहे एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हो, उसके आधे गोदाम में रहेंगे। तो एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं हम? एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे हैं? 1000 का। कितने गोदाम में रहेंगे हमारे? हमारे गोदाम में रहेंगे कितने? 500। एक बार में 500 का अगर ऑर्डर दो तो हमेशा गोदाम में रहेंगे 250। एक बार में अगर 250 का ऑर्डर दोगे तो हमेशा गोदाम में रहेंगे 125। 200 का ऑर्डर दोगे तो हमेशा गोदाम में रहेंगे कितने? 100। 125 का ऑर्डर दोगे तो गोदाम में कितने रहेंगे हमेशा? बोलो, क्लियर है। इनको रखने का खर्चा क्या आएगा? स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में क्या आता है? स्टोर कीपर की सैलरी। भाई ध्यान से समझो ना, एक मिनट ध्यान से समझो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ऑफिस में मैंने ऑर्डर दिया, है ना, मेरा ऑफिस है, ऑफिस में मैंने ऑर्डर दिया, तो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, ठीक है। मेरी फैक्ट्री में आ गया तो ये ट्रैवलिंग का खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन का, पोस्टेज लीगल, ट्रैवलिंग का, यहां आया इंस्पेक्शन का, तो ये तो आया ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर यहां पर आने के बाद हमने क्या करा? स्टोर में रखा, तो स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर का रेंट। फिर जो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया उस पर ब्याज का नुकसान, वो पैसा मैं कहीं और एफडी में लगाता तो ब्याज आता, ब्याज का ना आना कॉस्ट है, पैसे का ना आना भी जाना, ठीक है। खराब हो जाएगा ऑब्सोलिसेंस, इंश्योरेंस करवाया, तो ये सारा स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। चलिए, वो कितना है? 0.08। तो 0.08 इंटू एवरेज स्टॉक, ये सी, तो ये हो गया सी इंटू 0.08, करो 40। नहीं, काम करो ना, सुन, दिखा, कैलकुलेटर दे मुझे, ऐसे नहीं ना। 0.08 को हर बार करना है ना, कैलकुलेटर नहीं है। 0.08 को लिखो कैलकुलेटर में और दो बार इंटू का बटन दबा दो, और फिर 500 लिखो, बस ये आ जाएगा। फिर 250 लिखो, कितना आ गया? 20। फिर 125 लिखो, फिर 100 लिखो, फिर 62.5 लिखो, फिर 50। क्या कह रहा हूं मैं? बार बार मल्टीप्लाई करना है, देखो ना, 500 इंटू 0.08, 250 इंटू
ऐसे तो हो ही जाएगा नॉर्मल, पर हम क्या कह रहे हैं, कैलकुलेटर में 0.08 लिखो, फिर 2 बार इंटू प्रेस करो, ठीक है, ठीक है। फिर सिर्फ 500 लिखो बराबर, 250 लिखो बराबर, ये लिखो बराबर, आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ गई डी, ये आ गया मेरे पास डी। चलिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट, दैट इज ये बी प्लस डी। बताओ कितना, 1 रुपए 60 पैसे प्लस 40 रुपए, 41 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे प्लस 20 रुपए, बोलो, हाँ 16 रुपए 40 पैसे, 8 और 8 16, 12 और 5 16 और 4। अब ध्यान से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत लिसन केयरफुली। जहां पर टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी, मिनिमम, तो टोटल कॉस्ट मिनिमम कहां आ रही है, टोटल कॉस्ट मेरी मिनिमम देखो कहां आ रही है, यहां आ रही है भाई, बढ़ रही है ये, है ना, यहां भी बढ़ रही है, सबसे कम 16, यानी सबसे पहली बात, एक बार में मैं कितने का ऑर्डर दूंगा, 200 का, यहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऑर्डरिंग और स्टोरेज बराबर होगी, मतलब ध्यान से सुनो सर, 1000 का एक बार में ऑर्डर दे दोगे, सारा ऑर्डर एक बार दे दिया, तो लाने का खर्चा कम, लाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कम, बट सर 1000 को रखने में सरदर्द हो जाएगा, स्टोर में जगह चाहिए, स्टोर कीपर, है ना, पैसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा ऑर्डर का साइज होगा तो ज्यादा स्टॉक होगा, ज्यादा पैसे ब्लॉक होंगे, इंटरेस्ट का ज्यादा लॉस होगा, तो यानी मेरा स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना। तो जैसे जैसे मैं ऑर्डर साइज कम करता जाऊंगा, यानी मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे, मैं बार बार मंगाऊंगा, बार बार मंगाऊंगा, तो मेरी मंगाने की कॉस्ट बढ़ेगी, मंगाने की कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, पर ऑर्डर मेरे बढ़ेंगे तो मेरा ऑर्डर साइज कम होगा, ऑर्डर साइज कम होने से क्या होगा, एवरेज स्टॉक कम होगा, मैं कम रखूंगा गोदाम में तो खर्चा भी कम आएगा, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लेवल चाहिए जहां पर मेरी ऑर्डरिंग और स्टोरेज बराबर हो, क्योंकि ऑर्डर साइज बड़ा होगा, ध्यान से सुनो, ऑर्डर साइज बड़ा होगा, है ना, तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। ऐसे तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर साइज कम करूंगा, है ना, तो स्टोरेज कॉस्ट मेरी कम होती चली जाएगी, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक, ऐसे होता चला जाएगा। तो मैं ऐसे था, है ना, मैंने ऑर्डर साइज कम करा, ये होता चला गया, तो मैं यहां रुक जाऊंगा, क्योंकि अगली बार तो फिर यूं होगा ना। तो यही हो रहा है, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ती जा रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ती जा रही है ना, ठीक है, बट स्टोरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। तो एक ऐसा लेवल आ गया जहां पर दोनों बराबर हो गई, तो वहीं टोटल कॉस्ट मिनिमम हो गई, तो इस लेवल को बोलेंगे ईओक्यू। समझ आ गया। अब एक मिनट, दूसरी अप्रोच जल्दी देखो, यानी ईओक्यू में हम क्या कहना चाह रहे हैं, एट ईओक्यू, एट ईओक्यू टोटल कॉस्ट इज लीस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट में क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। ओके सर, इसमें आपने परचेज कॉस्ट तो ली नहीं, इसमें आपने परचेज कॉस्ट तो ली नहीं, ध्यान से सुनो, परचेज कॉस्ट मैंने हर बार क्यों नहीं जोड़ी। अगर मैं एक बार में 1000 का ऑर्डर दूं तो रिक्वायरमेंट कितनी है साल भर में, 1000 की, क्या रेट है, 100 रुपए, तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा, 1 लाख। अब अगर मैं एक बार में 500 का दूं तो 2 बार ऑर्डर दूंगा, चाहिए तो 1000 ही, तो 1000 की कॉस्ट कितनी आएगी, 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख, यानी हर बार ये कॉस्ट तो क्या आएगी मेरी, 1 लाख ही आएगी ना। तो जब हर बार ही सेम आनी है, नहीं तो हमारे डिसीजन पर इफेक्ट थोड़ा ना डालेगा। मैं 1 लाख ही इसमें जोड़ोगे, 1 लाख इसमें, 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 तब भी तो यहीं पर आएगा।
तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया अभी। हाँ, रेलिवेंट होगा जब डिस्काउंट की बात आएगी, ठीक है, अभी नहीं। चलो, इसलिए मैंने परचेज कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। इसलिए अभी टोटल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज है, ठीक है। इधर देखो क्या कहना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं हम, जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो किसके, स्टोरेज कॉस्ट के। समझ गए? अच्छा, एक मिनट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू रेट पर ऑर्डर, इनटू रेट पर ऑर्डर, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? जितने यूनिट हमेशा गोदाम में रहते हैं, यानी एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब भी यही होता है कि इतने यूनिट हमारे हमेशा गोदाम में रहे, ठीक है। इनको रखने का खर्चा ये दिया होगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सीएस का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं। मुझे 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है मान लो, है ना, 10,000 करके दे रहा हूं, तो 12 ऑर्डर, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, नहीं उतार लियो अभी, बाद में नोट कर लियो। हाँ जी, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज को ईओक्यू क्या देते हैं अभी, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। कैसे सर, 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है साल भर में, 10-10 हजार करके ऑर्डर दे रहे हो, तो 12 ऑर्डर हो गए ना। तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई रेट पर ऑर्डर हो गया ओ। एवरेज स्टॉक क्या होता है, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज को ईओक्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से, ईओक्यू को ईओक्यू से मल्टीप्लाई, जब मतलब जब इक्वेशन हो तो क्या करते हैं, जो चाहिए उसको एक तरफ, बाकी एक तरफ, ईओक्यू चाहिए उसको एक तरफ कर लो, बाकी सब इधर ले आओ। एनुअल रिक्वायरमेंट को ए बोल देते हैं, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये 2 डिवाइड का है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीएस मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ठीक है। ईओक्यू इंटू ईओक्यू क्या हो जाएगा, ईओक्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा इधर, स्क्वायर रूट। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ए का मतलब साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीएस का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एम, ठीक है। चल इतना एक बार नोट करो फटाफट से। चलिए अब इसको हम ग्राफ से भी समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यहां लेते हैं ऑर्डर साइज और यहां लेते हैं हम कॉस्ट, ठीक है। हमारी कितनी क्वांटिटी थी हम देख लेते हैं। ऑर्डर साइज 100 से लेकर 1000, यानी 100 का गैप ले लें हम, ठीक है। तो ऑर्डर साइज यानी एक बार में हम अगर 100 यूनिट का ऑर्डर दें,
ऑर्डर साइज क्या रखें हम? 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ये ऑर्डर साइज है। मतलब 100 के गैप पे ले लोगे ना, ठीक है, राइट। कॉस्ट में ऑर्डरिंग और स्टोरेज और टोटल दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कितनी कितनी है हमारी। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 16 रुपए, है ना, 1 रुपए 60 पैसे। अच्छा जी, स्टोरेज कॉस्ट 4 से 40 और ये इतनी, तो हम 40 तक है और मिनिमम 4 है। मिनिमम कितनी है? 4 और मैक्सिमम 40। वो 41 रुपए की बात है, तो 4 के गैप पे ले लें, ठीक है। चलिए 4 के गैप पे ले लेते हैं हम, ठीक है। 10 बनेंगे ना, ये ले लेते हैं 4, ठीक है। ये 8 और ये 12 और 4 16 और 4 20, 24 और 4 28, ठीक है, और 4 32। कोई बात नहीं, ऊपर लेते हैं, और 4 36 और 4 40। आप जरा प्लेस करो। हाँ जी, शुरू में देखो क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से अगर ऑर्डर साइज नीचे से 100 का है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 16 रुपए। 100 पर 16, चलिए ये है ना तुम्हारे पास, ये शीट है ना? हाँ तो बस बोलते जाना। 100 पर कितनी है? 16। चलिए अब अगर मैं ऑर्डर साइज रखूं 100, तो 100 पर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 16 रुपए यहां ले लूं, राइट, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर साइज 125 का है, ठीक है, तो कितनी है? 125 यहां हो गया, 12.8 लगभग यहां आ जाएगा, ठीक है। यही तो आ रहा है, हाँ जी। 200 पर कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट? 8 रुपए। 200 पर 8 रुपए, चल 200 पर 8। ऑर्डरिंग मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर 200 का हो एक बार में तो कितनी कॉस्ट आएगी? 8 रुपए। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 8 रुपए यहां। अब बताओ 200 के बाद कितना ऑर्डर है? 250 पर कितनी है? ये 250 पर 6.4 लगभग यहां आ जाएगी, लगभग यहां आ गई। आगे अब मेरा ऑर्डर कितने का हो? 500 का, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 रुपए 20। 500 पर 3 रुपए 20 पैसे, ये रहा 500, 3 रुपए 20 पैसे, 4 से थोड़ा सा। फिर उसके बाद कितना आ रहा है? 1000, 1.6, तो ये बन जाएगी। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। क्यों सर? अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आएगी, है ना, मिनिमम एक ऑर्डर तो होगा ही, तो इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा ना, ठीक है। जीरो थोड़ा ना हो जाएगी कभी भी, तो ये घटते हुए क्रम में होगी। जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते जाएंगे, कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अब स्टोरेज कॉस्ट, अब एक बार देखते हैं स्टोरेज कॉस्ट। चलो अगर मैं एक बार में 100 का ऑर्डर दूं, ठीक है, तो 50 गोदाम में रखूंगा, रखने का खर्चा कितना? 4 रुपए। तो जैसे जैसे मेरा ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर का साइज मेरा बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम, बट स्टोरेज कॉस्ट मेरी बढ़ेगी। क्यों?
क्योंकि जब ऑर्डर का साइज बढ़ेगा तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, ऑर्डर का साइज बढ़ेगा तो एवरेज स्टॉक बढ़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो कितना आप देखो, 100 पर कितनी है? 100 पर 4। चलो अभी बताते चले जाना भाई, 100 पर 4 है, तो एक बार में 100 का ऑर्डर दूंगा तो स्टोरेज कॉस्ट 4 रुपए। अगला बताओ, 125 पर कितनी है? 125 का ऑर्डर दूंगा तो 5 यहाँ आएगा। 200 पर 8, कलर चेंज करूं, 200 पर 8। आगे 250 पर 10, 250 पर 10, थोड़ा सा यहाँ 500 पर 20, 500 पर 20, हाँ 1000 पे। तो बेसिकली ये ऐसे हो गई, है ना? तो जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है, ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है तो स्टोरेज कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऑर्डर का साइज बढ़ेगा तो एवरेज स्टॉक बढ़ेगा सर जी, क्योंकि हाफ ऑफ ऑर्डर साइज स्टॉक होता है। एवरेज स्टॉक बढ़ेगा तो ज्यादा यूनिट को रखने में खर्चा भी ज्यादा आएगा ना। समझ में आ गई? क्लियर है? अब इन दोनों का टोटल, दोनों का टोटल, हाँ जी बताओ जल्दी। 100 पर कितनी कॉस्ट आ रही है? 20। 100 पर 20, 125 पर, चलो बताते, 100 पर 20 जरा बताते चलना। 100 पर, ये रहा 100 पर 20 20 20 20, ये रहा, ठीक है? 100 पर 20, चलो आगे 125 पर 17.8, 200 पर 16, ये थोड़ा सा ऊपर ले लूं, है ना? 200 पर 16, आगे 16.4, 23.2, तो ये ऐसे आ गई बेसिकली, है ना? ठीक है, तो ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट पहले ज्यादा थी, कम हो रही है, कम हो रही है ये, है ना? इस पॉइंट से टर्न हो रही है, समझ रहे हो? इस पॉइंट से ये टर्न हो रही है, यहां तक गिर रही है, यहां के बाद फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो यानी यहां के बाद मैं नहीं देखूंगा ना, इससे मैं एक पॉइंट पर देखूंगा, समझ गए? यानी कहां पर आ रहा है? 8 और कॉस्ट 200, ये ऑर्डर साइज 200, इसका मतलब मेरा ईओक्यू कहां पर आएगा? मेरा ईओक्यू कहां पर आएगा? 200 पर। यानी एक बार में 200 का ऑर्डर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर होगी, है ना? और टोटल कॉस्ट मिनिमम लेवल पर आएगी। समझ में आ गई? तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से भी समझ में आ गया, एट 200 ऑर्डर साइज, एट 200 ऑर्डर साइज, पहली बात क्या आई? टोटल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट इज एट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद बढ़नी शुरू हो रही है, क्योंकि इसके बाद बढ़नी शुरू हो रही है। दूसरी बात, इस लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट बराबर है, तो ये हमारा ईओक्यू हो गया। बोलो, हो गया पार्ट क्लियर? ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, रुको। अब हम इकट्ठा नोट कर लियो। एक तरीका और है समझाने का, वैसे डेरिवेशन है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर मैथमेटिक्स आता है तो समझ लो, ठीक है? चलो समझो, हमने डेरिवेटिव किया था 12th में कि जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना हो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एग्जाम भी नहीं आएगा, सिर्फ समझ लो बस। डेरिवेशन डिफरेंशिएशन से क्या किया था डेरिवेटिव में? जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव करो, उसको 0 के बराबर रखो, टर्निंग पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव में वो पुट करके अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू देगा, वहीं से इसको प्रूफ करते हैं। देखो टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास? परचेज कॉस्ट
ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, यही है। परचेज कॉस्ट क्या होती है? क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू इनटू रेट पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज में ईओ क्यों ले रहा हूं, इनटू कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि ये तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा ना। ठीक है, अब इस फंक्शन में ईओक्यू को एक्स मान लेता हूं। इस फंक्शन में ईओक्यू को मैं क्या मान लेता हूं? एक्स। ईओक्यू को मैंने एक्स मान लिया, ये मेरा फंक्शन हो गया। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, क्या करूं इसका मैं? डेरिवेटिव करूं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। a इंटू ओ, ये कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। हाफ x का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -1/x² a इंटू ओ प्लस हाफ इंटू CS बराबर 0। अब यहां से निकाल लो, इसको इधर ले जाओ। -1/x² a इंटू ओ बराबर माइनस का हाफ इंटू CS। माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर आ गया, a इंटू ओ, CS नीचे आ गया, x² उधर चला गया, स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट हो गया। तो ये x क्या? ईओ क्यों? ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। अब अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, उसमें ये पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। यहां से हम इसको ईओ क्यू हमारा एक्सेप्टेबल हो गया। आ गया समझ में? तो मैंने ईओ क्यू का फॉर्मूला आपको टेबल फॉर्म में समझा दिया, ग्राफ से समझा दिया, डेरिवेशन दोनों से करा दी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, इसको नोट, ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा।